सब क्या हाल चाल। मैं आपका फ्रेंड्स बिलाल सूफी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ड्रीम में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 3.1 और 3.2 जो 10th क्लास की मैथ है उसको कवर कर चुका हूँ। आज की वीडियो में हम जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 है उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से मैं कमेंट्स में भी बच्चों की एक कमेंट्स आई थी कि हमें जो वर्ड प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, तो हमें वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व आउट करना है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह आज के बाद आपको किसी भी एक्सरसाइज के अंदर वर्ड प्रॉब्लम है वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि इसलिए आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम क्वेश्चनों को किस तरह से सोल्व आउट करते हैं, किस तरह से वेरिएबल्स की वैल्यू एक्स या वाई की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसकी हेल्प से हमें सब्स्टिट्यूशन के द्वारा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 4। पहली इक्वेशन होगी ये मान ले 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू में 4। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि आपको वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करना होता है, x वेरिएबल को या y वेरिएबल को आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो मान लीजिए हम फ्रॉम इक्वेशन से हम वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 14 और x, अब अगर आप x रखना चाहते हो तो हम x रख सकते हैं लेफ्ट साइड में, तो y रखना चाहते हो तो हम y के वेरिएबल रख सकते हैं। तो हम x वेरिएबल को x साइड में रखना चाहते हैं लेफ्ट साइड में, तो 14 माइनस वाई। तो ये हमारी इक्वेशन थर्ड क्रिएट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये कि समझने वाली बात ये कि अगर आपने इक्वेशन फर्स्ट से आपने इक्वेशन थर्ड को बनाया तो इस थर्ड वाली इक्वेशन की जो वैल्यू है, मतलब x की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन सेकंड में जहां भी x वेरिएबल होगा, जहां पर x जो वेरिएबल होगा वहां पे ये वैल्यू पुट करनी होगी। तो अब चलिएगा शुरू कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमने ये इक्वेशन फर्स्ट से बनाई है तो इस वाली वैल्यू को हमें सेकंड में पुट करना पड़ेगा। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू में 4, तो हमें x की जगह ये रिप्लेस करना है, मतलब x की जगह हमें 14 माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल्स टू में 4 रखना है। तो यहाँ पे देखिएगा y और y ये तो 2 वेरिएबल हो गए, मतलब 2y इक्वल्स टू में ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाना होता है। तो माइनस का 2y इक्वल्स टू में माइनस का 10। तो माइनस से माइनस कट जाता है, जब बराबर में होगा तो माइनस से माइनस में काट सकते हैं। तो y इक्वल्स टू में 10/2 मतलब 5। तो y की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई है, 5। हमें तो अभी x की भी तो वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम y की जगह यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड के अंदर तो सिंपली हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम सीधा ऐसा ही करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल्स टू में 14 माइनस के 5, तो x इक्वल्स टू में 9। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। बहुत इजी मेथड है, बस एक बार आपको ये मेथड समझना है किस तरह से वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस तरीके से अब हम आगे की तरफ चलते हैं। जो हमारा 3.31 एक्सरसाइज है उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर जो 5-6 पार्ट है, उनके अंदर सभी क्वेश्चनों को इस तरह सॉल्व करना है। और अगर आपको ये चीजें, ये मेथड समझ में आया तो आप सिंपली 5 क्वेश्चनों को भी सिंपली कर सकते हैं। और हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, वो भी हमें सिंपली इसी तरह देखना है कि इस तरह हम कर पाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू में 11 और 2x माइनस के 4y इक्वल्स टू में माइनस का 24। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। तो हमें एक चीज ये दी हुई है कि y इक्वल्स टू में mx प्लस 3। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो भाई हम m की वैल्यू तो तभी निकालेंगे ना जब यहाँ पे हमारी x और y की वैल्यू होगी। तो x और y की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे, उनको यहाँ पे पुट कर देंगे तो सीधी m की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिएगा देखेंगे। तो फिर हम इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि हम मैक्सिमम इक्वेशन फर्स्ट से ही को चूज कर लेते हैं
आप सेकंड इक्वेशन भी ले सकते हैं, बट वो इक्वेशन लेनी है जहां से हमें वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करना, वेरिएबल्स को आसानी से निकाल सके। तो 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू में 11। तो यहाँ से हमें x वेरिएबल इधर रखना है, तो 3y को उधर भेजना पड़ेगा। तो पहले तो 2x रखना पड़ेगा इधर, 11 माइनस के 3y, तो x इक्वल्स टू में अब 2x मतलब 2 है जो x के मल्टीपल में है, गुणा के अंदर है, तो उधर भेजना पड़ेगा, तो वो डिवाइड में जाएगा, माइनस का 3y बाई 2। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन थर्ड बन चुकी है। इससे पहले मैंने भी आपको बताया था इस वाली वैल्यू को अब इक्वेशन सेकंड में रख दोगे जहां भी x होगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है कि 2x माइनस 4y इक्वल्स टू में माइनस का 24। तो 2 टाइम ऑफ x मतलब 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 4y इक्वल्स टू में माइनस का 24। तो 2 से तो 2 कट गया, जो यहाँ पे बच गया वो बाकी लिख देना है। 11 माइनस का 3y माइनस का 4y और इक्वल्स टू में माइनस का 24। ये y और ये y, तो ये तो माइनस का 7y हो गया, इधर माइनस का 24, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाना होता है। तो यहाँ के बाद देखें तो माइनस का 7y इक्वल्स टू में माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू में आपका आ गया 5। अभी तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप यहाँ पे y की जगह कितना रख दोगे, 5 पुट कर दोगे, तो सिंपली आपकी x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो x इक्वल्स टू में 11 माइनस का 3 इंटू में y का मतलब y की वैल्यू तो 5 है, तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे अपॉन में 2। तो चलिएगा x इक्वल्स टू में 11 माइनस 3 पंजे 15 होता है, तो 15 डिवाइडेड बाई 2। तो 11 में से 15 जाएंगे तो माइनस के 4 डिवाइडेड बाई 2 से इसको 2 टाइम काट देंगे, तो x इक्वल्स टू माइनस का 4। फाइनली हम x और y की जो वैल्यू है वो हम फाइनली फाइंड आउट कर पाए हैं। अब हमें क्या करना है, जो ये वैल्यूज आई हैं उनको यहाँ पे पुट करना है, सिंपली m की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो चलिएगा देखिएगा, y की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है और m इंटू में माइनस का 2 प्लस का 3, 5 इक्वल्स टू माइनस का 2m प्लस का 3। ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लिखिएगा, तो माइनस का 2m, तो 2 इक्वल्स टू में माइनस का 2m और सॉरी माइनस का 2 से 2 डिवाइड होगा इक्वल्स टू m, और m इक्वल्स टू 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस 1 आएगा, इसका आंसर फाइनली आ जाएगा। तो हमने m की जो वैल्यू थी वो -1 निकाल चुके हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह से जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो मेन क्वेश्चन है, जो हर बार क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिएगा, ये भी उसमें क्या दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज द 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो फाइंड दैट, कि इसमें क्या है कि दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 26 है, मतलब दो संख्या है उनके बीच में अंतर 26 है, और एक संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना है, 3 गुना है, और वो नंबर्स निकालने वो कौन कौन से नंबर है। तो मैं आपको बता दूं, वर्ड प्रॉब्लम को पहले ये समझिए कि उस चीज के अंदर क्या पूछ रहा गया है और कितनी कंडीशन उसके अंदर बनाई गई है, और हम क्या क्या उसके अंदर से कैसे कैसे हम वो चीजें मानेंगे। अब इसमें कह रहा है कि वो नंबर फाइंड कीजिए। अब वो नंबर तो हमें मालूम है नहीं, तो हम क्या करेंगे, उनको अपनी पोजीशन से मतलब मान के चलेंगे कि वो नंबर हम मानेंगे। तो मान लीजिए लेट फर्स्ट नंबर। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि दो संख्याओं के बीच में जब अंतर पूछा गया है तो इसका मतलब है कि एक संख्या बड़ी होगी एक छोटी होगी। जब बड़ी में से आप छोटी घटाते हो तभी तो कोई अंतर निकलता है। तो इसीलिए हमें पहले लेट ग्रेटर नंबर, क्योंकि ग्रेटर नंबर मानना पड़ेगा, क्योंकि जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो तभी तो डिफरेंस निकल पाएगा, बड़ी में से जब छोटी घटाएंगे। एंड स्मॉलर नंबर, वो हो गया आपका y। अब ये दो नंबर हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 26। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर कितना, 26। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में यही कहा गया है कि पहले दो नंबर के बीच में जो अंतर है वो 26 है, तो वो नंबर तो हमने ये माने हैं। तो इनके बीच में अंतर क्या है, पहले बड़े में से आप छोटा घटाओ तभी तो अंतर निकलेगा। इक्वल्स टू में कितना है, 26। सिंपली आपको चीजें समझ में आई होंगी।
अगला क्वेश्चन क्या, अगली जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में ये कहा गया है कि जो पहला नंबर है मतलब जो बड़ा नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुना है, मतलब 3 टाइम्स है। तो सबसे पहले अब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले क्या करना, आपको वेरिएबल्स को बराबर रख दीजिएगा। एक्स और वाई तो वेरिएबल है। अब ये नंबर बड़ा वाला है, ये छोटे वाले की बात की है। अब ये वाला कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुना हूं। अगर फॉर एग्जांपल आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मान लीजिए 3 टाइम है और ये 1 टाइम है ना। अब ये वाला कह रहा है कि मैं तुमसे 3 टाइम हूं। अगर इस बराबर का मतलब है इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, तो इस बराबर का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो ये तो 1 है, ये 9 है। ये चीजें मैं समझा रहा हूं आपको। तो इसीलिए अब आप यहाँ पे 3 है तो आपको 3 से इधर से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 3/3 बनेगा, तभी तो बराबर होंगी वो चीजें। तो इसीलिए जिसकी अगर किसी क्वेश्चन में ये कहना है कि मैं तुमसे 7 गुना हो जाऊंगा, मैं तुमसे 7 ज्यादा हूं, तो वो चीजें उसमें ऐड ना करते हुए, उसमें मल्टीप्लाई ना करते हुए दूसरे वेरिएबल पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये 3 टाइम इसमें हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी सेकंड बन चुकी है। अब क्या करना है, सिंपली सब्स्टिट्यूट हो चुका है। x की जगह यहाँ पर इक्वेशन में 3y रख देना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू में 26। तो x की जगह 3y माइनस का y इक्वल टू में 26, 2y इक्वल टू में 26 और y इक्वल टू में 30। अभी तो y की वैल्यू निकली, हमें तो x की भी तो निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू में 3 इंटू 13 और x इक्वल टू में 39। तो फाइनली वो नंबर हम निकाल चुके हैं। अब देखेंगे हम इन दो नंबर के बीच में अंतर, वो भी 26 है। 39 में से आप 13 घटाओ जब भी 26 आएगा। और ये वाला नंबर x है जो 3 टाइम था ना, तो ये 3 टाइम तो है इस y से। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाए हैं। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, उसमें कहा गया द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। कि सप्लीमेंट्री यहाँ पे वर्ड आ गया है। अब सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं, दो ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 मतलब 180 होता है। अब इसमें क्या गया है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उनमें दो सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, एक कंडीशन ये हो गई। और जो इसमें दूसरी कंडीशन ये दी गई है कि जो एक बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 ज्यादा है। तो सिंपली वर्ड प्रॉब्लम ही की तरह करना है। तो चलिए वो एंगल तो हमें पता नहीं, तो लेट फर्स्ट लार्जर एंगल या आप मान सकते हो लेट फर्स्ट एंगल भी बोल सकते हैं आप उसे। लेट फर्स्ट एंगल वो मान लिया आपने x डिग्री एंड सेकंड एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं वो y डिग्री। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या गया कि पहले दो जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री है। तो एंगल तो यही मान के चले हमें। तो x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि किन दो एंगल्स का जो सम 180 होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है कि एक एंगल है वो दूसरे एंगल से 18 ज्यादा है। अब 18 ज्यादा का मतलब आ गया, उसी तरह का क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले वेरिएबल्स को बराबर में रखिएगा। भाई अब ये वाला एंगल कह रहा है कि मैं तुमसे 18 ज्यादा हूं, अगर आप इसमें 18 जोड़ोगे तो ये 36 ज्यादा हो जाएगा। तो 18 तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। एक दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पे आप 18 नहीं जोड़ना चाहते, यहाँ से 18 घटाओगे तो बराबर बात हो जाएगी। तो हमने 18 उधर जोड़ दिया, आप इसको इधर ले जाओ तब भी माइनस होगा। तो सिंपली अब ये इक्वेशन हमारी सेकंड बन चुकी है। तो जैसे अभी क्वेश्चन क्या था, हमें x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो x यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू में 180 डिग्री और 180 x की जगह ये रखना है। तो y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू में 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2y इक्वल टू में 18 को उधर भेजेंगे तो 180 माइनस 680। तो 2y इक्वल टू में 162, तो y इक्वल टू में 81। तो इस तरीके से हमारे जो y की वैल्यू आ गई है वो 81 आ गई है। हमें तो x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम y की जगह यहाँ पे 81 पुट करेंगे। तो x इक्वल टू में y की जगह 81 प्लस में 80, तो x इक्वल टू में 99।
तो इस तरीके से हम वो दोनों एंगल फाइंड आउट कर चुके हैं और यही चीजें हमसे पूछी गई थी, वो एंगल आप फाइंड आउट करिएगा। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ ए डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए कॉस्ट ऑफ 10 किलोमीटर, चार्ज ही पेड 105 एंड देयरफॉर द फ्री जर्नी ऑफ 15 ही पेड 155। फाइंड आउट द फिक्स्ड चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज, हाउ मच सी है टू पे इफ सी ट्रेवल 25 किलोमीटर, 155 रुपए देने पड़ते हैं। अब वो ये कह रहा है कि उस टैक्सी का फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं फिक्स चार्ज क्या होता है। फिक्स चार्ज मतलब आप कहीं से कहीं तक जा रहे हो, मतलब मैं हतीन तक जाता हूं तो मेरा फिक्स चार्ज कितना है 10 रुपए। अगर मैं हतीन से आगे बढ़ूंगा तो पर किलोमीटर पर मेरे ऊपर चार्ज लगेगा। एक तो हो गया फिक्स चार्ज, एक होता है पर किलोमीटर चार्ज, मतलब पर किलोमीटर पर। तो इस तरीके से जो हमें चार्ज पूछे गए वही हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले मानेंगे हम लेट फिक्स्ड चार्ज। हम थर्ड पार्ट इसका पार्ट ले रहे हैं नंबर 4। लेट फिक्स्ड चार्ज वो मान लिया हमने x रुपीज, ठीक है, एंड पर किलोमीटर चार्ज वो हो गया y रुपीज। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है कि अगर वो 10 किलोमीटर चलता है तो उसको 105 रुपए देने पड़ते हैं। ये तो हो गया फिक्स चार्ज प्लस अब 10 किलोमीटर है पर किलोमीटर चार्ज, तो 10 इंटू में y, क्योंकि ये तो पर किलोमीटर चार्ज है तो 10y इक्वल टू कितना पैसा देना पड़ रहा है 5, क्योंकि ये भी फिक्स चार्ज इसके साथ जुड़ेगा और ये पर किलोमीटर का चार्ज दोनों जुड़ रहे हैं तभी 105 बना है। तो ये होगी इक्वेशन हमारी फर्स्ट। बात करें हम सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन में ये कहा गया है कि अगर वो 15 किलोमीटर चलता है जब उसको 155 रुपए देने पड़ते हैं, तो ये तो 15 हो गया, कितने देने पड़ रहे हैं 155 रुपए। अब हमें यहां से क्या करना है, और वो फाइनली ये पूछ रहा है अगर वो 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितने पैसे देने पड़े, मतलब x प्लस 25y, इस पर कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे x और y की तो वैल्यू चाहिए नहीं, तो वही यहाँ से हम फाइंड करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब हम यहाँ से वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को चूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि x प्लस 10y इक्वल टू में 105, तो x इक्वल टू में 10y माइनस का 110y और x, अब ये वैल्यू हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट से बनाई तो इसको सेकंड में पुट कर दीजिएगा x की जगह। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे x की जगह ये रखना है, तो 105 माइनस के 10y प्लस का 15y इक्वल टू में 155, तो ये यहाँ पे कितना बचेगा 5y बचेगा इक्वल टू में, इसको उधर भेज दिएगा कांस्टेंट को, कांस्टेंट के पास ले जाना होगा, तो 105, तो 5y इक्वल टू में 50 और y इक्वल टू में 10। तो अभी तो हमें x की वैल्यू भी तो निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू में 105 माइनस के 10 इंटू में 10, तो x इक्वल टू में 105 माइनस 100, तो x इक्वल टू में 5। तो हम x और y की वैल्यू फाइनली फाइंड आउट कर पाए। अब हम क्या करना है, ये वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट करनी है और आंसर हमारा सिंपली आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 5 प्लस में 25 इंटू में 10, तो 5 प्लस में 250 इक्वल टू में 255। तो ये हमारा फाइनली आंसर है अगर वो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। अब देखिएगा ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम इफ 2 is added to the both numerator and denominator, if 3 is added to a both numerator and denominator, equation become 5/6, find the numerator and denominator। आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करना है उस फ्रैक्शन का। यदि किसी भी फ्रैक्शन के अंदर आप 2 न्यूमरेटर में जोड़ते हो 2 डिनोमिनेटर में जोड़ते हो तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है, मतलब 9/11। अगली कंडीशन क्या करेगा, आप 3 ऐड करते हो दोनों के अंदर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, तो हमारी जो इक्वेशन है मतलब फ्रैक्शन है वो 5/6 बन जाती है। तो इन जो इक्वेशन बन रही है इनके अंदर से न्यूमरेटर क्या निकल के आएगा, डिनोमिनेटर क्या निकल के आएगा, वो सारी चीजें हमें निकालनी है। तो चलिएगा कैसे करना है। तो пहले तो जो चीजें हमारे पास है नहीं वही चीजों को हम मान के चलेंगे। तो हम ले रहे हैं इसका फिफ्थ पार्ट, लेट न्यूमरेटर आपने मान लिया x एंड डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर मतलब ये तो अंश है, ये हमारा हर है। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन मतलब हमारी भिन्न क्या बनेगी, जो फ्रैक्शन बोलते हैं न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर मतलब अंश अपॉन में हर। तो अंश और अपॉन में हर मतलब न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, ये तो फ्रैक्शन बन गई। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है, अगर हम एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो दो जोड़ते हैं, मतलब ऊपर और नीचे, मतलब पहले न्यूमरेटर में दो जोड़ दिए फिर डिनोमिनेटर में दो जोड़ दिए, तो हमारी इक्वेशन 9/11 बन जाती है। अब यहां से आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पार गुना बोलते हैं जिसको हम। अब वो कैसे करते हैं वो भी समझिएगा। पहले इस वाली की इधर करेंगे तो 11 टाइम ऑफ x प्लस 2 यही तो होगा, इक्वल टू में इसकी इधर से करेंगे तो 9 टाइम ऑफ y प्लस 2। आई होप मतलब आप 9th क्लास में सारी ये चीजें समझ चुके हैं, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 11x प्लस में 22 इक्वल टू में 9y प्लस में 18। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के पास लेके आइए। तो इस तरीके से 9y इक्वल टू में 18 माइनस का 20। तो 11x माइनस का 9y इक्वल टू में माइनस का 4। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्रिएट हो चुकी है। अब बात करें हम जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ये सारी चीजें हम यहाँ से रेज कर दें, वो तो चीजें आपको समझ में आ गई कि हाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की थी। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब ये तो न्यूमरेटर में 3 जोड़ दिया, डिनोमिनेटर में हमने 3 जोड़ दिया, इक्वल टू में फ्रैक्शन क्या बन रही है, फ्रैक्शन बन रही है 5/6, क्योंकि ये भी तो फ्रैक्शन है तो इसके बराबर में भी फ्रैक्शन आनी चाहिए। तो 5/6 सेम वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे करोगे तो 6x प्लस में 18 इक्वल टू में 5y प्लस में 15। कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके जाइएगा। तो सिंपली यहाँ तक हम फाइनली कर पाए हैं। अब यहाँ से आगे हमें कैसे करना है वही हम अब समझेंगे। अब इससे पहले मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसको सोल्व करना है। किसी भी एक इक्वेशन को चूज कर लेंगे, वहां से एक वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उनको हम वेरिएबल्स को अंदर पुट करते रहेंगे। तो चलिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम चूज कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, 11x माइनस का 9y इक्वल टू में माइनस का 4। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए आप 11x रखना चाहते हैं, मतलब x की वैल्यू इधर रखना चाह रहे हो, तो आप माइनस का 4 प्लस का 9y, तो x इक्वल टू में माइनस का 4 प्लस में 9y डिवाइडेड बाई 11। ये इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड। अब ये क्या करनी है, ये इक्वेशन सेकंड है, उसमें x की जगह, तो यहाँ पे देखते हैं तो माइनस का 24 प्लस में 9 की 54y अपॉन में 11, सेम उसी तरह करना है जैसे कर रहे थे, बस कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो माइनस का 24 प्लस के 54y और यहाँ पे माइनस का 55y डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू में माइनस का 3। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे तो 55 है, यहाँ पे हमारे यहाँ 54 है, यहाँ पे हमारी 54 है और यहाँ पे हमारी 55y है। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का y और माइनस का 24 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू में आपका 3 चल रहा माइनस का। यहाँ से अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो माइनस का y माइनस का 24 इक्वल टू में माइनस का 23। तो माइनस का y इक्वल टू में माइनस का 23 और प्लस का 24। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 9, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस काट दीजिएगा। तो यहाँ तो फाइनली y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 9। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए जहां भी हमने इक्वेशन थर्ड बनाई है वहां पे y की जगह थर्ड पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन y की जगह। तो हमने इक्वेशन थर्ड तो यहाँ पे बनाई है ना, क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट से ये इक्वेशन थर्ड क्रिएट की है। तो ये y की जगह हम यहाँ पे कितना रखेंगे 9। तो देखिएगा x इक्वल टू में माइनस का 4 प्लस में 9 डिवाइडेड बाई 11। तो यहाँ पे तो 77 बचेगा, तो मतलब 77/11, तो ये कट जाएगा x 7 टाइम। तो फाइनली हम वो सारी चीजें निकाल चुके हैं। बस वो कह रहा है कि फ्रैक्शन क्या होगी, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निकाल चुके हैं। अब फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारी फाइनल में, क्योंकि फ्रैक्शन तो हमारी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर 7 आया है और डिनोमिनेटर हमारा आपका 9 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए हैं। अब इसका जो फाइनल क्वेश्चन बच गया, विल बी द 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हिस्सा
5 years ago the Jacobs was the 7 times that of his son, what was the their present age? कि जैकब की आयु क्या है और जैकब के पुत्र की आयु क्या है, ये सारी क्वेश्चन इसके अंदर के लिए हैं। जो चीज हमें पता नहीं होता वो चीज हम मानते चलते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, वो मान लिया हमने x ईयर, एंड हिज सन, उसके सन की आयु कितनी होगी, y ईयर। बारे में बात की जाए तो आप प्रेजेंट एज में से जो आपने प्रेजेंट एज बताई है उसमें से घटा दीजिए, कोई भी साल की पूछ रहा हो। अगर आपसे कह रहे हैं कि 5 साल बाद की, 10 साल बाद की, 15 की, जो भी बाद की आयु पूछी जाए उसको क्या किया आप प्रेजेंट एज में जोड़ दीजिएगा, तो वहां से सिंपली कर पाएंगे। अब तो हम निकालेंगे पहले 5 साल बाद की आयु जैकब की कितनी होगी, एज ऑफ जैकब, या आप लिखोगे 5 ईयर आफ्टर, 5 ईयर आफ्टर एज ऑफ जैकब। तो पहले तो x थी, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 साल, क्योंकि 5 साल बाद की कही गई है। ये तो जैकब की हो गई। 5 साल बाद उसके सन की आयु कितनी होगी, वो तो y प्लस 5 होनी चाहिए, सीधी सी बात है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे थोड़ी चीजें समझनी पड़ेंगी कि किस तरीके से हमें यहाँ पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और उसमें कहा गया है कि 5 साल बाद कि जैकब की आयु 3 गुना हो जाएगी। अब 3 की मल्टीप्लाई किसमें कर रही है, ये क्वेश्चन हो गया। अब पहले तो आप सिंपली वेरिएबल्स को रखिएगा, x प्लस वाई, यहाँ पे इक्वल टू में y प्लस 5 रख दिए। अब ये तो जैकब है, ये उसका पुत्र है, तो जैकब कह रहा मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा, तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे बल्कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई करी तो ये नो टाइम और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करनी पड़ेगी। तो x प्लस 5 सिंपली इक्वल टू में 3y प्लस में 15, तो y को x माइनस 3y इक्वल टू में 15 माइनस का 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू में 10। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है। अब हमें इक्वेशन बनानी है सेकंड इक्वेशन क्या है, 5 साल पहले। तो अब हम निकालेंगे 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो एज ऑफ जैकब। भाई 5 साल पहले जैकब की आयु कितनी थी, तो पहले तो x साल थी, तो x में से आप 5 घटाओगे तभी तो निकाल पाओगे 5 साल पहले की। इसी तरीके से 5 साल पहले की उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, वो होगी y माइनस 5। इसके बाद क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है कि 5 साल पहले जो जैकब था वो अपने पुत्र से 7 गुना था, मतलब 7 टाइम्स था। तो पहले वेरिएबल वाले को x माइनस वाई 5 इक्वल टू में y माइनस का 5। अब ये जैकब है, ये उसका पुत्र, तो 7 की मल्टीप्लाई उसके पुत्र वाली आयु में करोगे तो x माइनस 5y इक्वल टू में 7y माइनस का 35। तो x माइनस के 7y इक्वल टू में माइनस का 35 प्लस का 5, तो x माइनस 7y इक्वल टू में माइनस का 30। ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड। अब क्या करते हैं, फाइनली हम एक इक्वेशन को चूज कर लेते हैं और वहां से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 3y इक्वल टू में आपका 10 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू में 10 माइनस प्लस का 3y। ये इक्वेशन बन चुकी है हमारी थर्ड। तो इस थर्ड वाली इक्वेशन को यहाँ पे x की जगह पुट कर दीजिएगा, 10 प्लस का 3y और माइनस का 7y इक्वल टू में माइनस का 30। तो हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ तो बचेगा हमारा माइनस का 4y इक्वल टू में माइनस का 30 और माइनस का 10, क्योंकि यहाँ तो प्लस का उधर लेगा, तो माइनस का 4y इक्वल टू में माइनस का 40। तो माइनस से तो माइनस कट गया, तो y की वैल्यू फाइनली आ गई 10। अभी तो हमें y की वैल्यू निकली है, तो x की वैल्यू तो निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन थर्ड बनी है y की जगह क्या रख देंगे, कितना रखेंगे 10। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 10 प्लस 3y लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे लिखा है x प्लस 3y लिखा हुआ है, यहाँ पे x सॉरी 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, x तो इक्वल टू में है 10 प्लस 3y, तो x इक्वल टू में तो 10 प्लस 3 इंटू में 10, तो x इक्वल टू में 10 प्लस 30
x इक्वल टू 4। तो फाइनली हम वो सारी एज निकाल पाए हैं कि जेकब की एज कितनी होगी, वो होगी 40 साल और उसके पुत्र की एज होगी 10 साल। तो इस तरीके से जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है वो सारी कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये बताइए कि वीडियो कैसी रही है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।